नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी बिहार की। क्या बिहार में फिर से नहीं आएगा लालू राज? फिर बताएंगे सीएम बनते ही दिल्ली की जनता से रेखा गुप्ता ने क्या वादा किया। फिर बताएंगे किसानों को क्या मिलेगी सौगात, जिसका किसानों ने किया धन्यवाद। फिर बताएंगे कि आखिर क्यों एयर इंडिया पर फूटा शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा। आखिर में बात होगी उत्तर प्रदेश की, संभल में लाउडस्पीकर बैन हुआ तो क्यों मस्जिद की छत पर चढ़ गए इमाम। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने लगी है। सभी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी बिहार में आरजेडी की सरकार बनने का दावा किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी को कौन रोक सकता है। अब बिहार में कभी लालू राज नहीं आएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिसको जो लग रहा है, जैसी भावना वैसी बोल रहे हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सनातन को गाली देना उचित नहीं। अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी यादव को कौन रोकेगा? अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना लें। सरकार बनाएगी जनता, और जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत, वो अपना गुट सोचे। बीजेपी एक गुट है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव ने भी बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और लल्लन सिंह ने जो सपना पाल रखा है वो बहुत जल्दी फेल होने वाला है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी का पोस्ट भी रिपोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि अपराध का चरम, सरकार करो शर्म। बिहार में हर रोज हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी जेडीयू के चौपट राज में हालत ऐसी है कि राजधानी पटना में अपराधी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला और तेज हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि किसका दांवपेच कारगर साबित होता है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता पद संभालते ही एक्शन मोड में आ गई है। वो सीएम बनने के बाद सचिवालय में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने आज अपने आवास से जनता को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उसे हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। समस्या कुछ दिनों की है जो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। देखिए उन्होंने जनता का कैसे आभार व्यक्त किया। मेरे साथी, मेरे प्रियजन, आप सभी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और मैं देख रही हूँ कि बहुत ही मेरे सभी अजीज, देखो हमारे आदरणीय जैन साहब भी, सुनील यादव जी भी, हमारे सभी लोग, हमारी पूर्व उप महापौर हमारी मीनू गोयल जी भी, आप सभी लोग यहाँ हैं। हमारा रमेश जोरवाल जी भी, आप सब नमस्कार। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय मुझे अभी का मिला है और आप समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है कि दिल्ली की बेटी को इतना बड़ा मौका देना। तो मैं आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने जा रही हूँ और आप सबका आशीर्वाद है ना। मैं बता दूं कि दिल्ली की लोगों ने, मेरे प्रियजनों ने उनका यह निर्णय सहर्ष स्वीकारा है। बोलूं उनको तो आज आप सबसे माफी मांगते हुए मेरा वंदन स्वीकार करें, अभिनंदन स्वीकार करें। कुछ दिन की समस्या है, थोड़ा सा हमें एक एक दिन जो हमारा है उसका उपयोग होना चाहिए। परसों हमने शपथ ली, सेम डे हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की और उस पहली कैबिनेट में ही हमने मोदी जी का जो सपना दिल्ली के लिए है, आयुष्मान योजना, जो 10 लाख रुपए का लाभ दिल्ली के परिवारों को मिलना है, उसको अपनी कैबिनेट में अप्रूव करके, जिसे पिछली सरकार ने रोका हुआ था, उसे अप्रूव करके पहले दिन ही हमने जनता के डोमेन में डाल दिया। और फिर से
सालों का वेस्ट नहीं होने दूंगी। प्रत्येक दिन दिल्ली की जनता की सेवा में एक ही मिशन है, मोदी जी का दिल्ली, विकसित दिल्ली। विकसित दिल्ली का ये सफर हम सबको मिलके संवारना है, हम सबको मिलके काम करना है। तो आप सबका आशीर्वाद, स्नेह, मुझे माफ कीजिएगा, बड़ी दूर दूर से देखिए, गाजियाबाद यूपी से भी सब लोग आए हैं, हमारे मल्होत्रा अंकल भी आए हैं, आप सभी पूरी टीम यहाँ पर है। हमारी बहना देखो सीए से, हमारी स्वाति भाई पूरी टीम के साथ है। पीछे तक मैं सबको देख पा रही हूँ, पिंटू भाई, आदरणीय पंडित जी, आप सभी को, हमारे हरीश जी, हमारे संजय राणा भाई, सबको, हमारी मुकेश जी, पंकज भाई, अमित जी, सबको, भरत बजाज जी, टेकन छाबड़ा जी, सबको नमस्कार। एनडीसीएल की हमारी पूरी टीम, हमारी निर्मला बहन, हमारे सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। वहीं सीएम रेखा गुप्ता के साथ साथ दिल्ली सरकार में बने सभी मंत्रियों ने भी युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। आज प्रवेश वर्मा सराय काले खां इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लेते दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने भी खजूरी खास में काम का जायजा लिया। पहले प्रवेश वर्मा का बयान सुनिए, फिर कपिल मिश्रा का बयान सुनिए। ये फेज 3 का काम चल रहा है और मुझे अभी बताया कि आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें एक दो इश्यूज बताए हैं, एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा, तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। उसके बाद में फेज़ 4 भी आएगा, उसका भी प्रपोज रोड है। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम ख़त्म हो, इसलिए जायज़ा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियाँ हैं वो देखने आए थे। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो सारे कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। दिल्ली में सड़कें सब जगह खराब है, टूटी हुई हैं और पानी की सड़कों की जो स्थिति थी, जिसकी सजा दिल्ली की जनता ने दी है, वो दूर करना पड़ेगा। सारे मंत्रिमंडल सड़क पर है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सभी अधिकारियों को 24 घंटे काम करना पड़ेगा और ये सड़कें भी ठीक करनी पड़ेंगी, पानी और सीवर भी ठीक करना ही पड़ेगा तुरंत। केजरीवाल की काम ना करने की गड्ढा संस्कृति अब वो खत्म हो चुकी है। अब नई संस्कृति के तहत मोदी जी की जो वर्क कल्चर है, उसमें दिल्ली के अधिकारियों को तुरंत बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में जैसा घोटाला, फर्जी काम केजरीवाल ने किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी किया है। दिल्ली की जनता ने उन्हें जो सजा दी है, पंजाब की जनता भी वही सजा देगी। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करने जा रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के किसान बहुत खुश हैं। किसानों का कहना है कि पीएम किसान सम्मान योजना ने उनकी किसानी में बड़ा बदलाव लाया है, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। सुनिए कैसे किसान पीएम मोदी की इस योजना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी, मेरा नाम हाजी गुलाम रसूल है। हम इधर उधमपुर चेरी सवेल के फार्मर हैं। हमारे बुज़ुर्ग भी खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन उस वक्त का दौर कुछ और था कि किसानों के लिए मतलब पैसे नहीं होते थे, गरीबी बड़ी थी। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये किसान निधि योजना जो चालू की है, इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मेरा नाम कांता देवी ते अस जमीन किसान दा जिमीदारी दा काम करने आ ते मोदी जी ने अच्छी स्कीम कड्ढी दी जेह्ड़ी असें खेतीबाड़ी करने आस्तै जेह्ड़े 6000 रपेआ देआ दे, अच्छी गल्ल है। ते असें सगुआं अग्गें भी देन ते हून भी देआ दे जेह्ड़ी किस्त पा दे। हाल गाँव के रहने वाले हैं, परमानंद मेरा नाम है। और जो प्रधानमंत्री ने ये स्कीम चलाई है ज़िम्मेदारों के लिए, पैसे आते हैं ज़िम्मेदार के लिए 6000 साल का, बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन थोड़ा बढ़ना चाहिए, ये कम है। बीज बूज लेना पड़ता है, महंगा है सब कुछ। बहुत अच्छे प्रोग्राम चलाए प्रधानमंत्री ने हमारे लिए, ज़िम्मेदारों के लिए,
कोई 10,000 करना चाहिए। में पैसा आता है तो हमें पूरा मिल जाता है। पहले तो ऐसे ही खुद बुद हो जाता था, पूरा मिलता नहीं था। कोई भी पैसा आता था, ये तो सब अकाउंट में आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि किसानों को बीज, खाद और खेती के काम आने वाले जो औजार वगैरह होते हैं उनके लिए उसको फार्मर को बहुत मदद मिलती है। पहले फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उन्नत किस्म के बीज वगैरह ले पाएँ, तो वो लोकल साहूकारों के पास भी डिपेंड होते थे फार्मर्स। उनको वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ता था, उनसे उधारी लेनी पड़ती थी। तो अब फार्मर को सशक्त किया है प्रधानमंत्री सर ने। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी 2025 को देशव्यापी वृहद किसान सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त के तहत 2,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना की पिछली 18वीं किश्त में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 20,665 करोड़ रुपए दिए गए थे। 24 फरवरी को लगभग 9.80 करोड़ किसानों को 19वीं किश्त में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। फ्लाइट का सफर इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ समय की बचत के साथ लग्जरी भी मिलती है। लेकिन क्या हो जब प्लेन की सीट टूटी हुई मिले और आम इंसान के साथ ये होता तो फिर भी समझ आता, लेकिन ऐसा हुआ केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की क्लास लगाई। शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा कर बताया कि भोपाल से दिल्ली जाना था, इसके लिए उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट A1436 में सीट बुक कराई थी। उन्होंने बताया कि जब वो सीट पर पहुंचे तो वो टूटी हुई थी और अंदर धसी हुई थी, जिससे बैठना काफी तकलीफदायक हो गया। जब उन्होंने इस बारे में विमान कर्मियों से शिकायत की तो उन्होंने बताया कि पहले से ही मैनेजमेंट को इस सीट की खराबी के बारे में सूचित किया जा चुका था और इसे टिकट बुकिंग के लिए नहीं खोलना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा एक नहीं बल्कि कई और सीटें खराब स्थिति में है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी धारणा थी कि टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया की सेवाएं बेहतर हुई होंगी, लेकिन ये उनका भ्रम निकला। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब यात्रियों से पूरा पैसा वसूला जाता है तो उन्हें खराब और असुविधाजनक सीट पर बैठना कितना उचित है। योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर पर तगड़ा आदेश दिया। उन्होंने प्रदेश में लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया है, तो वही अब संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश में लाउड स्पीकर बैन होने के बाद मस्जिद के इमाम ने अजान देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इमाम साहब शाही जामा मस्जिद की छत पर चढ़ गए और तेज आवाज में अजान देने लगे ताकि नमाजियों तक उनकी अजान की आवाज पहुंच जाए। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि इमाम साहब मस्जिद की छत में सबसे ऊपर की ओर खड़े और तेज आवाज में अजान दे रहे हैं ताकि उनकी आवाज सुनकर नमाजी मस्जिद तक आ जाए और फिर नमाज की परंपरा को निभाया जा सके। हालांकि उनकी आवाज कितनी दूर तक पहुंची और कितने लोग उनकी आवाज सुनकर आए ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब उनके अजान देने का तरीका सुर्खियों में आ गया है, जिसके बाद लोग इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूपी में धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में सभी जगहों पर बिना लाउड स्पीकर के ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में संभल मस्जिद के इमाम ने बिना कानूनी नियम तोड़े अपनी धार्मिक परंपरा को निभाने का ये अनोखा तरीका अपनाया। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें GNP इंडिया। नमस्कार।